ना मेरे कलम से लिखी गई, ना मेरी जुबां से अदा हुई। जो नजर से कहने की बात है, किसी हरूफ में ना समाएगी। कोई फूल चुनता है किस तरह, कोई धूल होता है किस तरह। ये वक्त वक्त की बात है, तुझे जिंदगी बताएगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में मुन्ना मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल नमकीन पानियों का सफर। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें, लाइक का बटन प्रेस कर दें और नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके और मुझे आपके खुलूस और मोहब्बत का पता चलता रहे। चलें स्टार्ट करते हैं नमकीन पानियों के सफर की लेटेस्ट एपिसोड ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। आज शब्बे बारात थी। ताजवर का दिल बेहद उदास था। रह रहकर अब्बा की याद सता रही थी। वो हमेशा ऐसे मौके पर सूजी का हलवा तैयार करवाते थे। ताजवर उनकी फरमाइश पर बहुत दिल से तैयार करती और वो यूं दिल खोल कर तारीफ करते थे कि ताजवर शर्मिंदा होकर रह जाती। आज उसे अब्बा की बातें भी बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी। बेटी बाप के घर में जली हुई रोटी भी पकाए तो बाप खुश होकर हथेली पर इनाम रख देता है, जबकि ससुराल जाकर अक्सर औकात अपनी जात तक को जलाना पड़ता है। फिर भी इतनी आसानी से वो मुकाम हासिल नहीं हो पाता जिसकी वो हकदार होती है। अब्बा ये बात उसे समझाया करते थे। उसे अब्बा की किसी बात पर एतराज नहीं होता था। वो तो आंख बंद करके ईमान ले आती थी। फिर भी वक्त ने बड़ी अच्छी तरह सियाको सबाक समेत उसे इन लाइनों की तशरीह करा दी थी। वो बोझल दिलो भारी दिमाग के साथ उठी और उसी मोहब्बत और खलूस के साथ हलवा तैयार करने लगी, जो वो अब्बा की फरमाइश का सोचकर पूरे दिल के साथ बनाती थी। हलवे के अज्जा के साथ ना जाने कितने ही आंसू टप टप उसमें पड़ते रहे। काश अब्बा इस दुनिया में होते। वो आज भी उनसे ना मिल पाती, उन्हें ना देख पाती, मगर हलवा तो उन तक पहुंचा सकती थी। वो अपनी ताजवर के हाथों का जायका चख सकते थे। वो यकीन रख सकते थे कि ताजवर आज भी उनकी बेटी है और अब्बा की गायबाना दुआएं और मुस्कुराहट ताजवर को इत्मीनान दिला सकती थी कि वो भरी दुनिया में अकेली नहीं है। उसकी जन्नत आज भी आबाद है। मगर वक्त बड़ा जालिम है। बड़ी देर बाद जब हलवा तैयार हो चुका और वो जी भर कर रो चुकी, तब उसने अब्बा के लिए ढेर सारी दुआ की। कितनी ही आयतें जुबानी जो से अजबर थी अब्बा के एसाले सवाब के लिए पढ़ ली। फिर हलवे का ज्यादा हिस्सा उसने बस्ती के जरूरतमंद घरानों में भिजवा दिया। कुछ हिस्सा हाकिम के लिए और बाकी बावर्ची खाने में रख दिया। खुद उसने जायका तक नहीं चखा था। उसे लगा उसने मुंह में डाल भी लिया तो उसे निगल नहीं सकेगी। बाद में सबा ने बड़े दोस्ताना अंदाज में उसकी तारीफ की। हलवा तो बड़ा लजीज बनाया तुमने ताजवर, जायका तो है तुम्हारे हाथ में। कभी तुम्हारे मजाज दुरुस्त हो तो मुझे भी सिखा देना। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए घी में तर उंगलियां साफ कर रही थी। ताजवर ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। तुम्हें याद है हमारी शादी से पहले अक्सर तुम मेरे लिए हलवा भेजा करती थी। हाकिम ने प्लेट से ढक्कन हटाया तो बेसाख्ता पूछा। ताजवर सर हिलाकर रह गई। जी, कभी गाजर का हलवा, कभी मेवे डालकर सोन हलवा। शायद तुम्हें मालूम था कि मुझे मीठा पसंद है। जन्नत मकीन अब्बा मियाँ बनवाया करते थे। उन्हें आपकी पसंद याद रहा करती थी। ताजवर पर अब्बा की याद हावी थी। रवानी में बोल गई, तुम्हें शायद मुझे एहसास जुर्म में मुब्तला देखना चाहती हो, इसलिए जताती हो कि उन्हें मेरा कितना ख्याल था। हाकिम की आवाज में अजीब सा तासुफ था। ताजवर को उसके ख्याल पर अफसोस हुआ। मैंने ऐसे किसी मकसद के लिए ये बात नहीं कही। मैं अपने वालिद का जिक्र किसी पर तंज करने या उसकी ज्यादती का एहसास दिलाने के लिए नहीं कर सकती। मैं उनकी जात से जुड़े तमाम रिश्ते अलहदा कर चुकी हूँ। खैर, मैं तो ये कह रहा था कि शादी के बाद बहुत सी दूसरी चीजों में खोकर तुमने बहुत अरसे बाद आज हलवा बनाया है। वो अपना लहजा हमवार करके रुगबत से खाने लगा। ताजवर इसी तरह देखती रही।
آپ کو کچھ کھانا ہوتا ہے تو بتا دیا کریں، میں بنا لیا کروں گی۔ یہ تو دل سے کیا جاتا ہے نا، جب تمہارا دل کر رہا ہو تو بنا لیا کرو۔ دل؟ تاجور خود کلامی کیسے انداز میں بربرائی۔ کتنا عجیب لگ رہا تھا یہ لفظ دہرانا۔ دل، دل بھی تھا، کوئی عرصہ ہوا تھا وہ بھول ہی چکی تھی۔ دل کی سننی بھی تو چھوڑ دی تھی اس نے، اس لیے اس کے جسم کا حصہ ہو کر بھی غیر مانوس سا لفظ لگ رہا تھا اسے۔ کسی سوچ میں پڑ گئی، حاکم نے اسے خیالوں میں نکالا۔ وہ سر جھٹک کر خود کو وہاں حاضر کرنے لگی۔ کچھ نہیں، گھر کے کاموں میں اور بچوں میں الجھ کر خیال نہیں آتا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری مصروفیت بھی تو دے دی ہے، ماشاءاللہ۔ وہ زبردستی مسکرا کر بولی۔ حاکم کو اس کی مسکراہٹ کا پھیکا پن محسوس ہو جاتا تھا۔ شاید اسے ابھی تک اچھی اداکاری کرنی نہیں آئی تھی۔ کبھی کبھی تمہاری زبان کچھ کہتی ہے اور تمہاری آنکھیں کچھ اور۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم وہ نہیں کہتی جو تم کہنا چاہ رہی ہوتی ہو۔ وہ گہرائی میں اسے تول رہا تھا۔ تاجور کی زبان بے ساختہ نکلا۔ مجھے کبھی موقع ہی نہیں دیا گیا کچھ کہنے کا۔ میں نے وہ حق کبھی حاصل کیا ہی نہیں کہ اپنی ذات کہہ سکوں۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ کہنے لگی، مجھے عادت ہو گئی ہے وہ بات کہنے کی جو لوگ دراصل سننا چاہتے ہیں۔ تم انسان ہو، مشین نہیں، ہر وقت ایک ہی حالت میں نہیں رہ سکتی۔ حاکم نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا۔ تاجور کو ہنسی سی آ گئی۔ اچھا، واقعی؟ وہ حقیقت میں ہنسی تھی۔ بہت وقت بعد حاکم نظریں چرا گیا۔ سب کچھ بھول جاؤ تاجو، جو وقت گزر گیا اس پر ہمارا اختیار نہیں، لیکن اس وقت کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھنا ہمارے بس میں ہوتا ہے۔ حاکم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تاجور کا دل جلنے لگا، آنکھیں پگھلنے لگی۔ وہ کیسے حاکم کی ذرا سی توجہ پا کر بہلنے لگتی تھی۔ اس کا دل خواب بننے لگتا تھا کہ اب شاید سب کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے، مگر حاکم نے ہر بار اس کی امید کو بری طرح سے مسمار کیا تھا۔ وہ اتنے ٹکڑوں میں ریزہ ریزہ ہوئی تھی کہ اب تو جڑنے کی حالت میں بھی نہیں رہی تھی۔ لمحے دبے پاؤں سرکتے رہے۔ حاکم نہ جانے کس گلٹ میں مبتلا ہو کر اس کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ نرمی سے، کچھ محبت سے۔ حاکم کے لیے تو سب آسان تھا، لیکن کیا تاجور کے لیے بھی؟ ہر دوسری گراہ کے بعد پہلی والی مزید سخت ہو جاتی تھی۔ تاجور سے کچھ لمحے بولا تک نہیں گیا، پھر نہایت آہستگی کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ میں کوشش کروں گی، بلکہ میں کوشش کر رہی ہوں۔ حاکم کی طرف دیکھ کر سر اس بات میں ہلا کر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ حاکم کا ہاتھ خالی رہ گیا۔ حرارت ٹھنڈ میں بدل گئی۔ بدقسمتی سے وہ اپنی شریک حیات کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ڈال کر مکمل ہو جانے کے ایک خوبصورت احساس کو آج تک محسوس کر ہی نہیں پایا تھا۔ شام کو نیلم ملنے آ گئی۔ تاجور کو گلے لگا کر ملی اور ہاتھ تھام کر خیریت پوچھی۔ تاجور کو اس کی حالت پہلے سے قدرے بہتر معلوم ہوئی۔ وہ بھی حلوہ بنا کر لائی تھی۔ یہ کہاں کی روایت تھی؟ تاجور نے پوچھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے نیلم؟ ماشاءاللہ پہلے سے اچھی لگ رہی ہو۔ بس تاجو، زندگی ایسی ہی ہے، کروٹ بدلتی رہتی ہے، کبھی اچھے رخ پر مڑ جاتی ہے اور کبھی۔ وہ چادر طے کرتی ہوئی کہنے لگی۔ تاجور نے ہلکا سا سر ہلا کر تسلی دی۔ اللہ سے اچھی امید رکھو۔ تم سناؤ، کبھی حاکم بھائی سے کہتی ہی نہیں ہو کہ میری طرف بھی چکر لگا لو؟ ہمیشہ میں ہی یاد کرتی ہوں۔ وہ دوستانہ انداز میں شاید پہلی بار مان سے کہہ رہی تھی۔ تاجور اس کا دل رکھنے کے لیے مسکرا دی۔ تم جانتی تو ہو اپنے بھائی کو، کہتے ہیں بہنوں کو اپنے میکے آنے کے بہانے ملتے رہنے چاہیے۔ ہم ملنے چلے گئے تو وہ کیسے آئیں گی؟ نہ جانے تاجور نے یہ بات خود سے بنائی یا واقعی حاکم کا یہ قول تھا۔ نیلم اس تحقیق میں نہیں پڑی۔ دونوں کے درمیان نارمل گفتگو ہونے لگی تھی۔ اس کے نزدیک یہی سب سے اچھی بات تھی۔ حاکم بھائی بھی نہ، ان کی تو منطق ہی الگ ہے۔ اس نے سر پہ ہاتھ مارا۔ اور ہمارے شہزادے کیسے ہیں؟ بولنا شروع کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنے بھتیجوں کے متعلق محبت سے استفسار کرنے لگی۔ اب کی بار تاجور کی مسکراہٹ نقلی نہیں تھی۔ ہاں، ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ لفظ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے چہرے پر انوکھی ہی روشنی پھیل رہی تھی۔ بے چینی سے تاجور کے چہرے پر کیسی طمانینت تھی۔ نیلم نے نظر لگ جانے کے ڈر سے بے ساختہ نظریں چرا لی۔ آج رات ٹھہروں گی میں، ذرا اماں سے مل لوں، وہ کہتی ہوئی اٹھی اور ابھی برآمدہ بھی نہ پار کر پائی تھی کہ ہنستی کھلکھلاتی صبا اس کے سامنے آ گئی۔
नीलम ठिठक कर रह गई। सबा एक पल के लिए थमी, फिर उसी बेतकल्लुफी से खुद आगे बढ़ आई। आप नीलम हैं? मैं कब से इंतजार कर रही थी। सदाम ने सुबह बता दिया कि आज आप जरूर आएंगी। वो नीलम के गले लगते हुए बोली। हैरान सी नीलम ने मुड़कर ताजवर को सवालिया नजरों से देखा। उससे नजरें हटाकर डब्बा उठाए बावर्ची खाने में चली गई। सबा उसे अपने साथ लिए हमीदा के कमरे में भर गई थी। हाकिम और सदाम भी आगे पीछे माँ के कमरे में चले गए तो अंधेरा फैलने तक ताजवर के कानों में हंसी मजाक और बातों की आवाजें आती रही थी। नीलम महसूस कर रही थी कि ताजवर उनके दरमियान आने से मुकम्मल गुरेज कर रही है, और तब तो उसका दिल और भी बुझ गया जब हाकिम से दरियाफ्त करने पर उसे वो बातें पता चली जो इतने दिन में के ना आने पर उसे छुपी हुई थी। इशा से जरा देर पहले वो चुपके से इन लोगों के दरमियान से उठकर ताजवर के पास आ गई। तुम हमारे साथ आकर नहीं बैठी ताजवर? कोई नाराजगी चल रही है? वो हल्के फुल्के अंदाज में बात बनाने को बोली। ताजवर हमेशा किसी न किसी काम में खुद को मसरूफ किए रखती थी। ऐसी तो कोई बात नहीं, कुछ काम निपटा रही थी, हस्बे तवक्का जवाब। एक बात तो बताओ ताजवर, सबा का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? वो सवालिया निगाहें उस पर जमा कर कुछ खोजने लगी। ताजवर के तासुरात में कोई फर्क नहीं आया था। मेरे नजदीक उसका रवैया इतना अहम नहीं है कि मैं उस पर गौर करूं। जैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं ताजवर, तुम लोग एक ही घर में रहते हो, इस तरह ला ताल्लुक बनकर तो नहीं रहा जा सकता ना। उसका लहजा कमजोर था, अंदाज जोर सा। यहाँ तो जो लोग एक दूसरे की जिंदगियों में रहते हों ला ताल्लुक बनकर जिए चले जाते हैं, और तुम घर की बात करती हो। उसके चेहरे पर तंज सा बिखरा था। नीलम को खुद ही खुलकर बोलने का मौका मिल गया। एक बात कहूँ ताजवर, आज कुछ गलत हो जाने का एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा है। उस पर नजरें जमाए कहने लगी, खोई खोई सी मलाल में डूबी आंखों में अजब सा रंज, लहजे में मुलामत। तुम यहाँ आकर शायद उदास हो जाती हो, इतना ना महसूस किया करो। ताजवर साफ उस मौजू से बचना चाह रही थी। नीलम उठकर उसके मजीद करीब आ बैठी। आज मत रोको, मुझे कहने दो, वरना शायद मेरा दम घुट जाएगा। वो बेबसी से अजीब जिद्दी लग रही थी। कभी कभी ताजवर को उसके मुंह से निकले अल्फाज हैरान कर देते थे। क्या ये वही नीलम थी जो शादी अव्वलीन दिनों में ताजवर के सामने एक अलग ही रूप में खुलकर आई थी, जैसे ताजवर पहचान ही ना पाई? और एक ये नीलम थी जिस उसकी शादी के बाद ताजवर अब भी नहीं पहचान पाती थी। उसके अंदर की कई कैफियत बदल गई थी। कितने ही जज्बात ने नई जगह ढूंढ ली थी। शायद जिंदगी के अक्सर मकामात ऐसे ही होते हैं, इंसान का पूरा बदल जाना। मैं सुन रही हूँ, ताजवर ने धीमी आवाज में जवाब दिया। वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी सवाए अपने आप को पेश करने के। मुझे लगता है हमने मौलवी चचा के साथ वाकई बहुत ज्यादती कर दी थी। उसकी बात पर या अंदाज पर ताजवर ने झटके से सर उठाया। नीलम का सर झुका था। उसके एतराफ की तरह वो ताजवर के चेहरे का जलजला देख नहीं पाई थी। मैं सच कह रही हूँ, हमसे गलती भी नहीं, शायद गुनाह हुआ है। हमने ऐसे शख्स का दिल दुखाया जिसने हमें अपने बच्चों की तरह अजीज रखा, जो कभी हमें गैर समझता ही नहीं था, जिनसे हमें कभी तकलीफ नहीं पहुंची। उन्हें हमने उम्र के उस हिस्से में अजियत देने की कोई कसर ना छोड़ी। नीलम ने झुके सर के साथ अपने आंसू बह जाने दिए। उसके दिल पर गुबार था। दिल के किसी खाने में दरकसक पछतावा वक्त था तो सब हक था। वक्त गुजर गया था सो सब खसारा नजर आ रहा था। तुम बहुत अच्छी हो ताजवर, मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि तुमने हमें बद्दुआ दी होगी। मेरी माँ उस हालत में है कि ना जिंदों में ना मुर्दों में। हम औलाद उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम सब तो अपना गुस्सा निकालते थे और हम सब तुम्हारे रहमो करम पर हैं। बख्तावर भाभी चली गई, हाकिम भाई की हस्ती वीरान है। तुम खुश नहीं रह पाई। मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ है। ताजवर, ससुराल में जाकर जब हालात के थपेड़े लगते हैं ना, तो पता नहीं क्यों ख्वामखाही वसवसे होने लगते हैं कि उसकी आवाज भरा गई थी। लफ्जों ने साथ देना छोड़ दिया। ताजवर ने उसकी हौसला अफजाई नहीं की। वो चुपके से रोती रही। सबा और सदाम इस कदर खुश थे, दोनों की आंखें रोशनियां थी, चेहरे गुलो गुलजार। क्या कुछ अया नहीं होता था इन दोनों की खिलखलाहटें देखकर। जिंदगी से भरपूर, मोहब्बत से सरशार, बेफिक्र बेपरवाह जोड़ा, जबकि इस घर के बाकी अफराद को उनके दुख चाट रहे थे। कहते हैं दुखी दिल की आहें लगती हैं।
हमारे लिए तो इससे बड़ी आह क्या होगी, हम मौलवी चचा से अपने सलूक की माफी भी नहीं मांग सकते कि अपने दिल पर उठाए बोझ को थोड़ा तलाफी के पानी से धो सकें। वो अब नम आंखें उठाए ताजवर को देख रही थी। ताजवर जो अजीब सी नजरों से उसे देख रही थी, खामोश और नाकाबिले फहम। मौलवी चचा, ताजवर के कपकपाते लबों से निकला। उसके साथ ही उसके बेतासुर चेहरे पर कोई एहसास की किरण फूटी थी। वो तंज नहीं करना चाहती थी, बाखुदा वो नहीं करना चाहती थी। मैं भूल ही नहीं पाती, मैं कैसे भूल पाऊं कि इस घर में इस शख्स के लिए जो एक मजबूर बाप था। मौलवी चचा का लक उस बेदर्दी से हटाया गया कि जिस हकारत से सफेद कपड़े पर पड़े बदनुमा दाग कभी नहीं मिटाए जाते। क्या रिश्ते सिर्फ गर्ज के लिए होते हैं नीलम? आपकी मर्जी के मुताबिक चलते रहें तो रहेंगे, वरना फना हो जाएंगे। क्या रिश्ते और लोग बाजार और दुकानदार के असूल पर चलते हैं कि जब तक पलड़ा भारी रहे तो मलाप जारी रहेगा, जरा सा तराजू हल्का तो सिरे से सूली पर लटका दिया जाएगा। वो इसलिए नहीं बोली थी कि नीलम के सामने आईना रख दे। वो सूली थी जिस पर ताजवर तब से लटकी थी जब तराजू में एक तरफ शोहर को रखना पड़ा और दूसरी तरफ बाप को। लेकिन उसकी आंखों में आज भी सवाल था, उन लोगों के लिए जो सवाल करने के कभी आदी ही नहीं रहे थे। ताजवर, नीलम ने हाथ उठाया। नहीं, उसका सर तेजी से नफी में हिला था। मैं तुम्हारे एहसास जुर्म में इजाफा नहीं कर रही, इसके लिए तो हमारा ज़मीर काफी होता है जो इस बोझ को कभी बढ़ाता है कभी घटाता है। मैं तो उन जवाबात की तलाश में हूँ, बात सिर्फ तुम्हारी और मेरी नहीं। अब देखो ना, तुम अपने शोहर को एक बच्चा नहीं दे पा रही और वो तुम्हें आए रोज इसका एहसास दिलाते हैं, बदसलूकी करते हैं। यही लोग थे जो पहले तुम्हें आंखों पर बिठाते थे। रिश्ते बेगर्ज क्यों नहीं हो सकते नीलम? तो क्या मोहब्बत सिर्फ फरेब होती है? फिर इस फरेब में एक बार फिर क्यों मुब्तला कर रही हो खुद को, किसी मौलवी चचा को याद करके जिसकी जिंदगी गुजर गई मगर वो एक सच्ची मोहब्बत ना कमा सका? नहीं ताजवर, नीलम ने तड़प कर उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। खुदा के लिए ऐसा मत कहो, ये तो हमारी बदबख्ती है। ना जाने इस बदबख्ती को हम कब तक भुगतेंगे। हमने गलती की थी, शायद मामला संभल सकता था, सब बेहतर हो सकता था। कम अज कम आज जो है इससे बहुत बेहतर। छोड़ दो, ये एक लाहासिल गुफ्तगू है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ ताजवर, एक महदूद सोच की छोटे दिमाग की औरत हूँ, लेकिन तुम तो नहीं हो। तुम वो गलती क्यों कर रही हो जो हमने की थी ताजवर? मैं क्या कर रही हूँ? वो हद दर्जा हैरानी से नीलम को देखते हुए पूछ रही थी। वो क्या कहना चाह रही थी? ताजवर वाकईतन नहीं समझ पाई थी। हम सब तुम्हारा दुख समझते हैं ताजवर, और मेरे दुख मुझे ही समझने दो नीलम, वो तुम्हारे हिस्से के नहीं हैं। मुझे वो समझाओ जिसकी तमहीद तुम बांध रही हो। वो हमवार लहजे में पूरी तवज्जो से नीलम को देखने लगी। एक पल को नीलम को नजरें चुरानी पड़ी थी। जो होना था वो हो गया ताजवर, हम उसे बदल नहीं सकते, ये किसी के बस में नहीं है। मगर तुम अपनी जिंदगी के साथ जो कर रही हो वो मेरी तकलीफ में बहुत इजाफा कर रहा है ताजवर। ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या सब? मेरी इस घर में मौजूदगी, मेरी सांसें, या फिर तुम्हारी नई भाभी की गुलामी कबूल ना करना? कैसी बात कर रही हो? वो बेचारगी की अमली तफसीर बन गई। तुम किसी की गुलाम नहीं हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मालिक बन जाओ। देखो मेरी बहन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम में और हाकिम भाई में बहुत दूरियां हैं। इन दूरियों में वो दरारें मत पड़ने दो कि ये बड़े बड़े शगाफ बन जाएं, जिन्हें वक्त भी भर ना पाए। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, आखिर कब तक यूं बेगाना बनकर रह लोगे? कभी न कभी तो नई शुरुआत करनी पड़ती है ना? नहीं, मैं और तुम्हारा भाई अपनी जिंदगियों में खुश हैं, ताजवर दो टोक अंदाज में बोली। जिंदगी में? मियाँ और बीवी की एक जिंदगी होती है, अलग अलग नहीं। तुम लोग एक ही घर में दो अजनबी लोगों की तरह किस तरह रह सकते हो? नीलम की आवाज में खुफगी शामिल हो गई। हम एक लंबे अरसे से ऐसे ही रहते आ रहे हैं, ताजवर ने उस खुफगी को उड़ा दिया। पहले की बात और थी, अब तो जब सब अच्छा होने जा रहा है, अब क्या नई बात हो गई है? ये मुझसे पूछ रही हो क्योंकि ये सवाल तुम ही मेरे पास लेकर आई हो। मुझे बताओ अब कहाँ और बात हो गई है? वही लोग हैं, वही दुनिया, वही शामो सहर। तुम अनजान बनना चाह रही हो। नीलम गहरी सांस भर कर बोली। देखो ताजवर, हाकिम भाई बहुत मुश्किल इंसान है, बहुत गहरे हैं, सख्त और ठोस कह लो, मगर पत्थर हो वो भी चटक जाता है। हाकिम भाई तो इंसान है, कब तक लड़ते हालात से खुद से, यही वक्त होता है।
जब मर्द को सहारे की तलाश होती है। मैं तो खुद एक दीन दीवार हूँ, मसमार होने के करीब मेरे सहारे की किसी जरूरत होगी। वो सर झुकाकर जमीन को गौर से देखने लगी। जैसे पहली बार तुम्हारे शोहर ने, तुमने अपनी शादीशुदा जिंदगी में कोई सुख का लम्हा नहीं गुजारा ताजवर। अब बस कर दो, खुद को अजियत मत दो। हाकिम भाई को भी तुम्हारे साथ हुई ज्यादतियों का एहसास है, इसलिए वो तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहते हैं और तुम कई कदम दूर होती जा रही हो। नीलम ने उसे समझाने का फैसला किया था, इसलिए वो महज इशारों में उससे बात नहीं कर सकती थी। ताजवर चंद सानिये उसकी बात पर गौर करती रही, फिर सवाल किया, क्या ये तुमसे हाकिम ने कहा? वो ना कहें तो मैं महसूस नहीं करूंगी। उनसे बातों के दौरान मुझे अंदाजा हो गया है कि वो कितनी तन्हाई महसूस कर रहे हैं और मुझे तुम्हारी सर्द मोहरी भी नजर आ रही है। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। बेहतर है तुम उस पर आइंदा बात ना करो, इसलिए बेलचक अंदाज में कह दिया। मुरब्बत को लपेटकर इतराफ में रख कर नीलम देख कर रह गई। जवाब नहीं है, तुम देना नहीं चाहती, तुम यही समझ लो। वो जवाब तुम्हारी समझ से बाहर होगा। कोई जवाब इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो हमारी खुशियों के रास्ते का पत्थर बन जाए। सही कहा, वो छोटा होता है, दीमक बन जाता है, नजर नहीं आता, बस अंदाज से खोखला कर देता है। नीलम ने हार मान ली। वो उससे कहाँ जीत सकती थी। देखो, जिद मत करो, अल्लाह की रजा जानकर सब्र कर लो। वो तुम्हें इस सब्र का फल दे रहा है ना। तुम कदम बढ़ाओ अपनी जिंदगी की तरफ, अपने शोहर की तरफ से दिल साफ कर लो। वो तुम्हारे सारे जख्म चुन लेगा। जल्दबाजी में जख्म लगाने वालों को याद भी होता है कि घाव कहाँ कहाँ बना है। वो अब तक की गुफ्तगू में पहली बार हंस पड़ी थी। ये एक हंसी नहीं थी, 2-3 कैफियतों के साज थे। भूल जाओ सब कुछ ताजवर, नीलम तासुब से बोली। हाकिम भाई भी तो लौट रहे हैं ना? हाँ, तब जब उसे एहसास होगा कि उसने नाहक कितने लोगों को अपने फैसलों का गुलाम बनाया। अब वो अपने बड़ेपन से कठपुतलियों को सजा कर रखना चाहता है। तब जब अपना आप गलत लगने लगे और तो क्या फर्क पड़ता है ताजवर? मर्द को एहसास हो जाए यही काफी होता है। मुझे फर्क पड़ता है ताजवर, तेजी से बात काट कर बोली। उसका चेहरा जख्म जख्म होने लगा। मेरे लिए ये काफी नहीं है। मेरे साथ वो जो कर सकते हैं मैं वो सब झेल लूंगी, लेकिन मुझे जो करना है उसका फैसला सिर्फ मेरा होगा। मैं वो खुशियां खैरात में नहीं वसूल कर सकती जो किसी की असलियत सामने आने पर गनीमत लग रही हो। नीलम उसके चबा चबा कर अदा किए अल्फाज पर गौर करने लगी। कुछ भी इतना आसान नहीं था जितना वो सोच बैठी थी। तुम जज्बाती हो रही हो, इस दुनिया में ऐसा ही होता है। सद्दाम और सबा खुश हैं और तुम दोनों की वजह से नाखुश। तुम सोचो तुम्हें वो सब हासिल हो सकता है जिसके लिए आज तक तुम तरसती रही हो। जो कुछ हुआ है इस पर मुझे बहुत दुख है, लेकिन ये वक्त गुजर गया तो जवाब बचा हुआ है उसका भी मलाल होगा। तो जो अब बचा हुआ है इसका भी मलाल होगा। माफ कर दो हर कसूर ताजवर। क्या सद्दाम लाला को कोई फर्क पड़ा है कि उनका मुकाम हाकिम की नजरों में क्या रहा होगा, या फिर सबा को? फिर तुम क्यों ये बोझ झेलो? वो एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी, किसी भी तरह ताजवर का दिल मोम करना चाहती थी। ताजवर उससे ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि मैं उन सब जैसी नहीं हूँ। बर्फ की दीवारों में कैद होकर मुझे सांस लेने पर मजबूर होना पड़ा है। हाकिम को मुझसे नफरत थी तो मैं धुतकारी जाती रही, अब उसे नदामत हुई तो मैं अच्छी हो गई। बात मानी की नहीं है, बात कुछ और है। अब्बा को बेकसूर मानकर जो तमगा मुझे दिया जा रहा है मैं वो कबूल नहीं कर सकती। मैं अपने बाप की मौत का सौदा अपनी खुशियों से कर लूं? कभी नहीं। वो वाकई मौलवी हयात की मौत का सौदा दुनिया की किसी कीमत पर नहीं कर सकती थी। वो एक घायल बेटी थी, नासूर उसे राज थे। बावर्ची खाने से उठकर वो अंधेरे में गुम हो गई। उसी अंधेरे में दीवार के साथ हाकिम गुमसुम खड़ा था, न जाने कब से किसके जिक्र पर। मगर सब कुछ समातों में उंडेलता ताजवर कमजोर नहीं थी। शायद हाकिम के मजाज की सख्तियों ने उसे चट्टान कर दिया था। अंधेरा आन पर था, उसके चेहरे पर छाए तासुरात पर नहीं पा रहा था। अम्मा जान, कैसी हैं आप? एक हाथ से मोबाइल कान से लगाए खिजर ने खिड़की का पर्दा सरकाया। डूबती मगरिब में सरमा का गुब्बार नेलगू शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। शाम ढले सर्दी बढ़ती थी और धुंध का बसेरा शुरू हो जाता। सूरज भी बहुत नखरेला हो गया था, कभी कभार शक्ल दिखाता। जनवरी के रंग ढंग ज्यादा संगीन नहीं थे।
खिजर को इस मौसम से बड़ा इश्क था। मैं खैरियत से हूँ मेरी जान, तुम्हारी तरफ से मुझे फिक्र रहती है, दूसरी तरफ से बहुत मोहब्बत से कहा गया था। खिजर के लबों पर मोहब्बत के जैसी बेसाख्ता और मीठी मुस्कान दौड़ गई। मेरे साथ आपकी दुआएं हैं अम्मा जान, मुझे क्या हो सकता है। वो चलता हुआ फुर्सत से सोफे पर आ बैठा। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। वो सोकर उठा था। सदा कुछ ना हो मेरे बच्चों को, हमारी जिंदगियां तो तुम लोगों से हैं बेटा। माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनकी सांसों की रफ्तार औलाद की खुशियों से जुड़कर रह जाती है। हमारी जिंदगी की सारी खुशियां भी आप लोगों की सेहत और सलामती से वाबस्ता हैं। अब्बू कैसे हैं? खिजर ने दिल ही दिल में उनकी सलामती की दुआ की थी। अच्छे हैं बेटा। खिजर, आपको बताया था मैंने कि इम्तिहान के दिनों में मेरा गांव चक्कर नहीं लग सकेगा। थोड़ी मसरूफियत थी, मगर मुझे ख्याल रखना चाहिए था। उनका लहजा माजरत खुआना था। खुद को मलामत करता हुआ अम्मा मुस्कुरा कर उठी थी। जीते रहो। देखो ना, घर में अकेली होती हूँ तो सिवाय तुम्हारी याद के कुछ सूझता नहीं। खैर, तुम दिल लगाकर अपना काम पूरा करो, फिर यही आ जाओ। बस बहुत हो गई पढ़ाइयाँ, फिर जॉब की मसरूफियात। खिजर ने शरारत से उन्हें छेड़ा। तवक्का के मुताबिक वो चिढ़ भी गई थी। कोई जरूरत नहीं, जो भी करना अपने घर रहकर करना। मैं सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई वाली जिद के आगे चुप हूँ, वरना अब घर बहुत खाली लगता है। हमारा जो कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। जी, आप बेफिक्र हैं, मजाक कर रहा था। अगर वहाँ ना सही तो आपको यहाँ ले आऊंगा। वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। हिना कैसी है? अचानक उन्हें बेटे का ख्याल आया। वो मोहब्बत करने वाली माँ थी, मगर बात खिजर की आई तो अपनी जात तक को भूल जाती। वैसे ही अपने बच्चों में मसरूफ, बेजार और तंग। खिजर को हंसी आ गई थी। ऐसी ही मसरूफियत तो मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे। कब से तुम्हारे हवाले से ख्वाब सजाए बैठी हूँ। मेरा आंगन हरा भरा हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे पास आपके लिए खुशखबरी भी है। खिजर ने कुछ तसव्वुर में लाते हुए महफूज अंदाज में कहा। वो बुरी तरह चौंकी। हैं? बच्चों वाली? बेसाख्ता मुंह से फिसला। खिजर सटपटा गया। नहीं अम्मा जान, शादी से पहले कैसे बच्चे? मैं दूसरी खुशखबरी की बात कर रहा था। वो झिंप गया था। दूसरी तरफ से उनकी हंसने की आवाज सुनाई दी। तुम्हें क्या लगा मजाक सिर्फ तुम कर सकते हो? वैसे हमें क्या मालूम तुमने चुपके से वहां घर बसा लिया हो। ऐसे ही तो नहीं, घर तुम्हें मिन्नत करके बुलाना पड़ता है। अब वो छेड़ने के मूड में लग रही थी। खिजर हंसता रहा। आप भी ना माँ, आपके बगैर मैं कुछ करने का सोच भी नहीं सकता, और आपकी मर्जी के बिना इतना बड़ा फैसला इम्पॉसिबल। जानती हूँ खिजर, तुम मेरे बहुत अच्छे और फरमाबरदार बच्चे हो। ऐसी औलाद तो अल्लाह नसीब वालों को देता है। वो फिर से पिघल गई। खिजर हंस दिया। आपके मुंह से कभी मेरी तारीफ खत्म नहीं हो सकती। मैं सच कह रही हूँ बेटा। कभी दिल बड़ा उदास हो जाता है कि हम तुम्हें इतनी मोहब्बत दे नहीं सके जिसके तुम हकदार थे। खिजर, तुमने तो हमारी मोहब्बत का कर्ज अपनी फरमाबरदारी से ही उतार दिया है। ये क्या कह रही हैं आप अम्मा जान? प्लीज ऐसा ना कहा करें। वो हद दर्जा बेचैन हो गया। गलत तो नहीं कह रही, वो धीमा सा बोली। मैं आपको गलत नहीं कह सकता अम्मा, मगर मैं चाहकर भी कभी ये कर्ज नहीं उतार सकता। औलाद कितनी भी अच्छी हो, आ जाए वालिदैन के दर्जे को छू तक नहीं सकती। ये तो मेरा फर्ज है, और आप दुनिया के बेहतरीन माँ बाप हैं। न जाने आप किस मोहब्बत की बात करती हैं। हालांकि हमने हमेशा आपको मेहरबान पाया है। खिजर ने तफसील से उनकी तमाम फिक्र दूर की। वो शायद मुत्तमिन हुई थी या नहीं, मगर बात जरूर बदल दी। खैर, बातों बातों में वो बात तो रह गई। तुम खुशखबरी की बात कर रहे थे। लगता है मेरे शहजादे की जिंदगी में कोई तब्दीली आ चुकी है। मुझसे तो हिना ने भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो खुद बेखबर है। खिजर के लबों की तराश में मुस्कुराहट बिखर गई। चलो फिर तुम ही मुझे बताओ। अभी नहीं, मैं आपको वहीं आकर सब कुछ बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि वो आपकी तवक्का जैसी होगी, जैसा अक्स आपके जहन में अपनी होने वाली बहू का है। खिजर हल्की सी शर्म के साथ झिझकते हुए बताने लगा। जानता था उसकी अम्मा जरूर हंसी दबा रही होंगी। इतना यकीन है बेटा जी? ऐसी बात है तो पहले क्यों नहीं बताया? वो वाकई हंसी छुपाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए कि पहले मैं खुद किसी फैसले पर पहुंचना चाहता था। मैं आपको तफसील से आगाह करूंगा, फिर जैसा आप लोग चाहें वैसा होगा। तुम्हें पसंद है तो हमें कोई एतराज होगा? वैसे भी पसंदीदगी का यही मतलब होता है कि अब तो बस ओके करना है। जिन्होंने जिंदगी गुजारनी है वो तो फैसला कर ही चुके हैं। उन्होंने एक मर्तबा फिर खिजर को छेड़ा। खिजर ने बेसाख्ता नफी में सर हिलाया था। नहीं, बिल्कुल नहीं।
اس نے بات رد کی اور پھر مضبوطی سے بولا، آخری فیصلہ آپ کا اور بابا کا ہوگا، جب تک آپ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں، اس لیے ایسی سوچ ذہن میں لائے بغیر فیصلہ کریں گے آپ لوگ۔ خضر نے سنجیدگی سے انہیں مان دیا تو دل میں فخر محسوس کرتے ہوئے انہوں نے خضر کی بلائیں لے لی تھی۔ اللہ تمہیں ہر بری نظر سے بچائے اور زندگی کی تمام خوشیاں دے، میں بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں بیٹا، آمین۔ میں اس ویکینڈ پر ضرور آؤں گا، اپنا بہت سارا اور بابا کا خیال رکھیے گا اماں جان۔ خضر نے پیار لیتے ہوئے فون بند کیا اور طمانینت کے احساس سے سرشار ہو کر لیپ ٹاپ کھولا۔ آخر کار اس کی زندگی ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی، وہ دور جو نیا تھا، سہانا تھا اور رنگین تھا، پھولوں بھرا، خوشبودار اور نرم، چاندنی راتوں جیسا سندر اور سرما جیسا پرفسو، ہوا کی مانند رواں اور سرور بخش۔ شمائلہ بہادر سے متوقع ملاقات اور پھر ایک لمبا سلسلہ، خوشیوں کا سلسلہ جتنا طویل ہو اتنا خوش آئین ہوتا ہے۔